नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट को, जो कि एक वन शॉट वीडियो है। इसमें हम पूरे डेटाबेस मैनेजमेंट के सारे ही टॉपिक्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इसके प्रीवियस में मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग का वीडियो आपके साथ शेयर किया था। वो भी एक वन शॉट वीडियो था जिसमें हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी डिटेल में डिस्कस किया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी यदि आप उसे देखना चाहते हैं। साथ ही साथ एक बात और ये कि ये पूरी जो अभी सीरीज मेरी चल रही है, ये क्यूट के लिए जो आप स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उसके लिए मैंने स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो तैयार किया है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि चाहे आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो या आईपी के स्टूडेंट हो, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के स्टूडेंट हो, आप दोनों को ही ये डेटाबेस मैनेजमेंट को पढ़ना है, क्योंकि सेक्शन ए का ये पार्ट है और सेक्शन ए इज कॉमन फॉर बोथ कंप्यूटर साइंस एंड आईपी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप पहली बार देख रहे हैं या इससे पहले भी आप देखते आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि नंबर इंक्रीज होगा तो हौसला और बढ़ता है। तो चलिए फिर एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। वेल, डेटाबेस मैनेजमेंट को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस एंड इसकी एक्चुअली जरूरत क्यों पड़ी। तो हम बिगनिंग से डिस्कशन शुरू करते हैं। आप दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ले लीजिए, आप ये जानते ही होंगे कि वहां पे किसी न किसी तरीके से रिकॉर्ड्स को मैनेज किया जाता है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, चाहे वो आप स्कूल की बात करें, अब स्कूल में क्या स्टूडेंट का भी रिकॉर्ड मैनेज हो रहा है, टीचर्स का रिकॉर्ड मैनेज हो रहा है, फीस का रिकॉर्ड मैनेज हो रहा है, लाइब्रेरी का रिकॉर्ड मैनेज हो रहा है। तो किसी ना किसी तरीके से वहां पे रिकॉर्ड मैनेज हो रहे हैं। आप किसी शॉप की बात करते हैं तो वहां पे कस्टमर का रिकॉर्ड होता है, वहां पे आइटम्स का रिकॉर्ड होता है, वहां पे जो सेल एंड परचेज हो रहा है उसका रिकॉर्ड मैनेज होता है। तो जब कंप्यूटर सिस्टम मार्केट में नहीं था तो लोग क्या करते थे, ये सारा वर्क करने के लिए मैनुअल सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। अब मैनुअल सिस्टम का मतलब ये कि वो इसमें ये सारा रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए बुक्स एंड रजिस्टर का यूज करते थे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर आप बुक्स एंड रजिस्टर को यूज करके रिकॉर्ड को मैनेज करते हैं तो उसमें बहुत सारे अपने खुद के चैलेंजेस होते हैं। तो अगर मैं इसके चैलेंजेस की बात करूं, तो सबसे पहला तो ये कि इट इज वेरी टीडियस। दूसरा, टीडीएस के साथ साथ बहुत ज्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि इसमें एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब आप मैनुअल वर्क करोगे तो उसमें गलतियों की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसी तरह से इसमें सिक्योरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। साथ ही साथ इसमें आपका एफर्ट जो है वो बहुत ज्यादा लगता है। तो मैनुअल सिस्टम के अपने ड्रॉबैक्स हैं, बहुत ज्यादा इसे डिटेल में समझना नहीं है। बट ये अगर आप मैनुअली अगर वर्क करोगे तो ये मेजर चैलेंजेस आते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, लोगों ने निकाला कि जब मार्केट में कंप्यूटर सिस्टम आया। अब ये जो कंप्यूटर सिस्टम है, मैं ये कब की बात कर रहा हूं, अर्लियर डेज ऑफ कंप्यूटिंग। ऑल राइट, मैं यहां पे लिख देता हूं अर्लियर डेज ऑफ कंप्यूटिंग। तो उस समय जो लोग थे, ऐसा तो था नहीं कि वहां पर सीधे डेटाबेस मैनेजमेंट नाम की एप्लीकेशन आ गई थी और लोगों ने रिकॉर्ड मैनेज करना शुरू कर दिया। तो अर्लियर डेज ऑफ कंप्यूटिंग में जब लोग कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, तो जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट का काम था, जो मैनुअली होता था, लोगों ने ये सोचा कि चलो इसको हम क्यों ना कंप्यूटर सिस्टम से करें। तो उस टाइम पे लोग पहले कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए, मैं यहां पे बात कर रहा हूं रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए, कब, अर्लियर डेज ऑफ कंप्यूटिंग में फाइल सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पे फाइल सिस्टम क्या है, तो ये कॉमन सी बात है। देखिए, फाइल का मतलब क्या है, एक ही एक कंटेनर होता है, ठीक है ना। एक इट्स अ काइंड ऑफ कंटेनर जिसमें कि आप इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम में आप फाइल्स को मैनेज करते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा फाइल सिस्टम को हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर अर्लियर डेज में फाइल सिस्टम का मतलब यह था कि लोग स्प्रेडशीट काइंड ऑफ एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। अब स्प्रेडशीट काइंड ऑफ एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने का मतलब, जो डेटा होता था वो रो कॉलम फॉर्मेट में लोगों ने मैनेज करना शुरू किया। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, फाइल सिस्टम की। अभी हमने डेटाबेस के बारे में कोई भी बात नहीं किया। और फाइल सिस्टम में अर्लियर डेज में स्प्रेडशीट काइंड ऑफ एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता था। आप स्प्रेडशीट का मतलब ऐसा मत सोचिए कि एग्जैक्टली एमएस एक्सेल ही है, लेकिन एमएस एक्सेल कहीं ना कहीं स्प्रेडशीट के ही कॉन्सेप्ट से आके बहुत एडवांस में आज के जमाने में यूज होता है। तो पहले क्या होता था, पुराने जमाने में लोग रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में एक सॉफ्टवेयर होता था, उसमें क्या करते थे, अपने डेटा को मैनेज करते थे। अब होता क्या था कि जो मैनुअल सिस्टम के प्रॉब्लम्स थे, अब मैनुअल सिस्टम के प्रॉब्लम्स क्या थे, जो मैंने आपको अभी बताया कि टाइम ज्यादा लगना, एफर्ट ज्यादा लगना, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, एरर का प्रॉब्लम,
तो ये प्रॉब्लम काफी हद तक क्या हो गए, रिजॉल्व हो गए। किसकी हेल्प से रिजॉल्व हो गए, हमारे फाइल सिस्टम से रिजॉल्व हो गए। लेकिन यहां पर क्या हो गया, ये तो रिजॉल्व हुए लेकिन न्यू चैलेंजेस आ गए। क्या न्यू चैलेंजेस आ गए, किसमें नए चैलेंजेस आए, हमारे फाइल सिस्टम में। वो चैलेंजेस क्या थे, मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूं। सबसे पहला चैलेंज था डेटा रिडंडेंसी का। ऑलराइट, सबसे पहला चैलेंज क्या आया फाइल सिस्टम में, डेटा रिडंडेंसी का। इसी तरह से इसको दूसरा प्रॉब्लम था डेटा कॉम्प्लेक्सिटी का। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम थी जिसको हम लोग जानते हैं डेटा कंसिस्टेंसी का। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स थी, उसको मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा। बट जो मेजर प्रॉब्लम थी दैट वेयर डेटा रिडंडेंसी, डेटा कॉम्प्लेक्सिटी और डेटा कंसिस्टेंसी। तो जब लोग फाइल सिस्टम यूज करते थे, मैनुअल को किसने रिप्लेस किया, फाइल सिस्टम ने। अब फाइल सिस्टम को जब लोगों ने इस्तेमाल किया तो भाई टाइम बचा, मेहनत बची, एफर्ट कम होने लगा, साथ ही साथ एरर के चांसेस भी कम हो गए। लेकिन जो नई समस्याएं आई रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए, वो ये जो तीन मैंने यहाँ पे लिखी। कैसे ये प्रॉब्लम्स आई, इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होगे, यहाँ पर एक मैंने टेबल बनाया है। अब ये टेबल क्या था, आप ये समझिए कि सन 60 के जमाने में, सन 70 के जमाने में, 1960 और 70 के टाइम में लोग कुछ इस तरह से स्प्रेडशीट यूज करते थे। वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, इनफैक्ट आप 1980s के अराउंड भी बात कर सकते हैं। अब यहां पर क्या है, एक शॉपकीपर है, उसने क्या किया, एक टेबल बनाया, रोज एंड कॉलम्स बनाया। उसमें अपने रोज का ऑर्डर को उसने बोला कि ऑर्डर नंबर क्या है, ऑर्डर डेट क्या है, कस्टमर क्या है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उस फिर कौन सा आइटम बेचना है, उसका नाम क्या है, उसका रेट क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका टोटल क्या है। इसको सबको उसने क्या किया, एक ही टेबल में मैनेज किया। अब यहां पर क्या हुआ कि भाई रिकॉर्ड तो मैनेज करना शुरू कर दिया। अब इसमें उसने कुछ फॉर्मूला लगा दिया तो कैलकुलेशन भी होने लग गई। लेकिन आप नोटिस करोगी कि जब एक ही जगह पे सारे रिकॉर्ड उसने जब मैनेज करना शुरू किया, तो जब सेल एंड परचेज वो कर रहा था, तो भाई कस्टमर का नंबर दिया, भाई ठीक है, नाम भी ले लिया। अब उसके साथ उसका एड्रेस आ रहा है। आप नोटिस करोगे कि वही कस्टमर, मान लो एक प्रोडक्ट लिया 1 नंबर का सोप, दूसरा प्रोडक्ट लिया सॉल्ट, तो उसके साथ उसका नाम फिर से रिपीट हो रहा है, उसका एड्रेस भी रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, रिपीटेशन का प्रॉब्लम है। तो पहले फाइल सिस्टम में अगर आप रिकॉर्ड मैनेज करते हो तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है कि एक ही रिकॉर्ड है, हमारा काम हो सकता है केवल कस्टमर नंबर से चल जाए, या हमारा काम हो सकता है केवल कस्टमर नेम से चल जाए। लेकिन हम यहाँ पर कस्टमर नंबर के साथ उसका नेम और एड्रेस बार बार रिपीट कर रहे हैं। सेम यही केस आप देखोगे आइटम नेम के साथ हो रहा है। आइटम नंबर यहाँ पे 101 को मैंने बेचा, मतलब I001 को, लेकिन उसे जब दोबारा बेचा तो फिर से उसका नाम रिपीट किया, फिर से उसका रेट रिपीट कर रहा हूं, जिसकी शायद जरूरत नहीं पड़ती अगर आप आज के सिनेरियो के हिसाब से देखो। तो यहां पर ये एक प्रॉब्लम थी, आप देख रहे होंगे डेटा रिडंडेंसी की। तो डेटा रिडंडेंसी का एक्चुअली मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिपीटेशन ऑफ डेटा। मतलब बिना मतलब के आपके जो डेटा हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हुए जा रहे हैं। और ऑब्वियसली जब डेटा जिसकी जरूरत नहीं है वो बार बार रिपीट होंगे, तो ऑटोमेटिकली इसकी वजह से ही क्या हो रहा था, डेटा बहुत ज्यादा क्या हो जा रहा था, हमारे टेबल में कॉम्प्लेक्स हो जा रहा था। भाई अभी तो मैंने यहाँ पे टोटल 5 रिकॉर्ड्स को आपके टेबल में डिस्प्ले किया। हो सकता है पर डे आपके 20,000 ऑर्डर जा रहे हैं, या 20,000 अगर आप मास स्केल पे काम कर रहे हैं, पर डे अगर 20,000 का रिकॉर्ड है, या 20,000 नहीं भी, अगर आप 2,000 रिकॉर्ड भी मैनेज करते हो एक दिन में, तो इन ए वीक और इन ए मंथ यू कैन से इट विल बी अराउंड 60,000 रोज। आप 60,000 रोज को अगर आप मैनेज करोगे और वहां पे इस तरह से बार बार डेटा रिपीट होगा, यू कैन से कि वो कितना कॉम्प्लेक्स होगा। और डे बाय डे जब वो बढ़ता जाएगा तो कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है तो उसके बहुत सारे अपने चैलेंजेस है। क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो आपके सॉफ्टवेयर की कंसिस्टेंसी या जो उसकी परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस हो जाएगी। डेटा सर्च करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स होगा सर्चिंग उतनी टफ हो जाती है। फिर यहां पर दूसरी प्रॉब्लम क्या थी जिसको हम लोग बोलते हैं, या जो मेजर प्रॉब्लम थी, दैट वाज योर डेटा इनकंसिस्टेंसी। भाई रिडंडेंसी तो ठीक है, ये तो मेजर प्रॉब्लम था ही, इससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, वो भी एक प्रॉब्लम हो गई। बट इनसे भी बड़ी जो समस्या थी दैट वाज योर डेटा इनकंसिस्टेंसी। अब डेटा इनकंसिस्टेंसी कैसे बढ़ी, इसको समझते हैं। मान लीजिए 1 तारीख को संजय नाम का कस्टमर आता है, उसने अपना एड्रेस लिखा है, उसने आइटम परचेस किया, उस दिन उसने 2 आइटम परचेस किए, वो लेके चले गया। इसी तरह से कुछ समय के बाद में, मान लो 2 महीने के बाद फिर से आता है 1001 रिकॉर्ड में, आपने बोला 1 तारीख या सेकेंड मंथ, या सेकेंड मंथ को कर लो, यहाँ पे फोर्थ आपका ये डे कर दीजिए, और मैंने यहाँ पे इसको कर दिया 22। अपना कस्टमर नंबर उसने 1 बताया,
उसने अपना नाम बताया संजय, और एड्रेस जो है यहाँ पर उसने चेंज करके बोला कि भाई मेरा जो एड्रेस है वो आप यहाँ से कनॉट प्लेस कर दो, ठीक है ना, AUGSTPLAC कर दिया। अब उसने बोला कि भाई मेरे को प्रोडक्ट दे दो I003 शुगर दे दो, और जो भी इसका रेट है वो मैनेज कर लो। अब होगा क्या कि जब वो पहले रिकॉर्ड लेके जा रहा था, मतलब जब अपना परचेस कर रहा था, तो उसके रिकॉर्ड में क्या था, उसका एड्रेस साउथ एक्स दिल्ली। लेकिन इस दफा जब वो अभी 1 महीने के बाद आया तो उसने अपना एड्रेस चेंज करके क्या बता दिया, कनॉट प्लेस। अब कल की डेट में अगर आप इस 1 नंबर का रिकॉर्ड सर्च करोगे तो आपको यहां पर क्या मिल रहे हैं, 2 डिफरेंट एड्रेस मिल रहे हैं एक ही रिकॉर्ड के, जो कि आइडियली नहीं होना चाहिए। तो ये तो कंफ्यूजन की स्टेट हो गई, और ये कहीं ना कहीं आपके रिकॉर्ड को मैनेज करने के पूरे कॉन्सेप्ट को क्या कर देगा, फेल कर देगा। मान लीजिए इसका कुछ पैसा बचा हुआ है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसके पास जाना है कि इसके पास जाना है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम थी। इसी तरह से हो सकता है किसी आइटम का जो नंबर है वो 1 है, आपने सोप को चेंज करके यहां पर से फॉर एग्जाम्पल इसको ऑयल कर दिया, सपोज दैट। अब फ्यूचर में अगर आप I001 कर रहे हो, यहाँ पे ऑयल को आपने सेल कर दिया, जबकि पहले वो रिकॉर्ड में क्या था, सोप था। तो एक ही आइटम नंबर या आइटम कोड पे आपको 2 डिफरेंट नेम दिख रहे हैं, तो ऐसे में फिर आप कैलकुलेशन और अपने रिकॉर्ड को कैसे मैनेज करेंगे, अपने स्टॉक को। तो ये जो प्रॉब्लम थी कि डेटा का एक जैसा बिहेव नहीं होना या एक जैसा उसका फॉर्म नहीं होना आपके टेबल में, दैट इज कॉल्ड योर डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो फाइल सिस्टम के जो अपने चैलेंजेस थे या जो उसकी लिमिटेशंस थी, उसमें पहला तो कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा रिडंडेंसी, और तीसरा क्या था, डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी। तो ये 3 बातें तो मैंने आपके साथ अभी समझाई आपको। चौथा जो मेजर प्रॉब्लम था इसमें, आइसोलेशन का, देन डिपेंडेंसी का, और डेटा शेयरिंग का। सवाल ये आता है कि ये इसका मतलब क्या है, ये कौन सी प्रॉब्लम थी। तो अब देखिए, पहले मैंने आपको यहां पर 3 प्रॉब्लम्स बताई। वो 3 प्रॉब्लम्स यहां पर जैसे कि भाई रिडंडेंसी, कॉम्प्लेक्सिटी और इनकंसिस्टेंसी जो हो रहा था एक ही जगह रिकॉर्ड मैनेज करने से हो रहा था। हमने सोचा कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे रिड्यूस किया जाए। तो हमें किसी ने एडवाइस दी कि एक काम करो, आप अपने ही फाइल सिस्टम में एक टेबल अलग से बनाओ ऑर्डर का, एक टेबल अलग से बनाओ आपके कस्टमर का, और एक टेबल अलग से बना लो अपने आइटम का। तो तीनों टेबल को आप क्या कर दो, अलग अलग कर दो, तो उससे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। तो हमने बोला ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पर कुछ इस तरह से सेम वही टेबल या जो रिकॉर्ड्स थे उनको मैंने यहां पर 3 अलग अलग टेबल्स में इस तरह से मैनेज कर लिया। ये अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, फाइल सिस्टम में ही, या आप इसको ये इस तरह से समझ लीजिए, स्प्रेडशीट में। तो हमने एक शीट बनाई जिसमें कस्टमर का रिकॉर्ड है, एक शीट बनाई जिसमें हमने आइटम का रिकॉर्ड रखा, ये मेरा आइटम है, यहां पर ये मेरा क्या है, कस्टमर है, ऑलराइट। और एक टेबल हमने बना दिया जिसका हमने नाम दे दिया ऑर्डर। अब यहां पर क्या हुआ, हमने टेबल तो अलग अलग कर दिए, लेकिन तीनों अलग अलग शीट में, इनका आपस में कोई रिलेशन है नहीं। तो अभी ये तीनों टेबल क्या हो गया, आइसोलेट हो गया। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, हमारे टेबल में कस्टमर में 3 रिकॉर्ड है। आपने जब यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेल किया 3rd नंबर का 1322 को, आपने कस्टमर नंबर यहाँ पे 4 डाल दिया, आइटम दे दिया I0005। अब ना ही वो कस्टमर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ना ही वो आइटम एग्जिस्ट कर रहा है। फिर से प्रॉब्लम आ गई, अगेन डेटा कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ गई। तो भाई टेबल तो आइसोलेट कर दिया, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हो गई, लेकिन आपका कंसिस्टेंसी तो एज इट इज बरकरार है। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स थी। तो आइसोलेशन की प्रॉब्लम तो मैंने आपको बताई। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर डेटा जब आइसोलेटेड है, मींस टेबल जब आइसोलेटेड है, तो यहां पर क्या हो रहा है, तो भी ये आपस में रिलेटेड नहीं है, तो कुछ का कुछ भी रिकॉर्ड आप किसी भी टेबल में डाल सकते हो, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं था। और इसके अलावा जब आप फाइल सिस्टम में काम करते हो, तो चाहे वो एडमिन हो, चाहे वो आपका यूजर हो, या बीच का कोई दूसरा लेवल का ऑपरेटर आपके पास में हो, सबके पास सेम पावर रहती है। कोई टेबल को या आपके फाइल सिस्टम में इस स्प्रेडशीट को ओपन कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, सर्च कर सकता है। आइडियली क्या होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है उसके पास पूरी कंट्रोल होनी चाहिए। उसके नीचे जो वर्क करने वाला है, हो सकता है आप सिर्फ उसको इतना ही कंट्रोल दो कि वो डेटा को सिर्फ देख सके और आपको आंसर कर सके, उसमें कोई मॉडिफिकेशन वो ना कर सके। तो इस तरह से जो यूजर लेवल के जो कंट्रोल्स होते हैं वो आपके फाइल सिस्टम में पॉसिबल नहीं थे। तो ये भी कुछ डिफरेंट चैलेंजेस थे, अनकंट्रोल डेटा शेयरिंग और डेटा आइसोलेशन। और डेटा डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि आपने स्प्रेडशीट में कोई सपोज या फाइल सिस्टम में आपने डेटा मैनेज किया, अगर उसका कुछ स्ट्रक्चर आपने चेंज किया तो पूरे के पूरे डेटाबेस को ही आपको चेंज करना पड़ता था। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम थी फाइल सिस्टम से या फाइल सिस्टम की, जिसकी वजह से फिर लोगों ने ये सोचा कि अब इन सब का सॉल्यूशन क्या किया जाए
तब वहां पे कॉन्सेप्ट आया किसका, आपके डेटाबेस का। आप बोलेंगे डेटाबेस में ऐसी क्या नई चीज हो गई, तो नई चीज कुछ नहीं हुई, यही टेबल था सेम, तीनों अलग अलग कर दिया। और ये जो प्रॉब्लम अभी जो एग्जिस्ट कर रही थी वो थी डेटा कंसिस्टेंसी की, आइसोलेशन की। तो इनको कैसे हटाया जा सकता है, तो 2 मिनट मैं इसको इरेज कर दूं। तो यहां पर डेटाबेस में क्या किया गया कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही थी फाइल सिस्टम की, उन्होंने ये बोला कि भाई हम टेबल तो सारे ही अलग अलग कर देते हैं, जैसे यहां पर ये तीनों आपको दिख रहे हैं। मैं इसका नाम भी यहां पर दे देता हूं, दैट इज मेरा आइटम। ये मेरा टेबल हो गया कस्टमर, और ये मेरा टेबल हो गया क्या, ऑर्डर। हमने बोला कि भाई जो हम ऑर्डर जो बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, कस्टमर को बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं, आइटम बेच रहे हैं। तो इस ऑर्डर टेबल में ये जो कस्टमर हम मैनेज कर रहे हैं, इसके जो रिकॉर्ड्स आएंगे वो हमारे इस कस्टमर टेबल से आएंगे। अब कस्टमर टेबल से कैसे आएंगे, जब आप इन दोनों टेबल को आपस में क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे। कनेक्ट का मतलब आप इन दोनों टेबल को यहां पर क्या कर दे रहे हैं, रिलेट कर दे रहे हैं। तो जब आप दोनों टेबल को आपस में रिलेट कर दोगे, तब क्या होगा, जब भी आप कोई डेटा यहां पर या कोई भी कस्टमर नंबर आप डालोगे, वो तुरंत यहां पर चेक करेगा कि क्या वो यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं करेगा तो आपको मैसेज दे देगा कि भैया जो डेटा आप सेल कर रहे हो जिस कस्टमर को, वो मेरे कस्टमर में है ही नहीं, तो आप कैसे बेच सकते हो। सेम यही बात आपके आइटम के साथ होगी कि आपने आइटम का डेटा का रेफरेंस कहां लिया, अपने ऑर्डर टेबल में। तो आपने बोला कि भाई इस टेबल को, आइटम टेबल को भी मेरे ऑर्डर के साथ आप क्या कर दो, रिलेट कर दो, आपस में इसको क्या कर दो, यहां पे लिंक कर दो। अब लिंक कैसे हो रहा है, किस तरह से होता है, वो कॉन्सेप्ट बात की बात है। अभी हम समझ रहे हैं डेटाबेस में ये एक्चुअली प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट हो रही है। तो अब क्या हुआ, जब दो टेबल आपस में रिलेटेड हो गए, तो यहां पर कोई भी नया डेटा अगर आप डालोगे, जैसे अब मान लो यहां पे कोई रिकॉर्ड आप डालते हो 1322 को, आपने 3 डाला, इमीडिएटली चेक करेगा और बोलेगा 3 तो है। मान लीजिए आपने यहाँ पे 4 कर दिया, तो अगर आप 4 को डालोगे, ये चेक करके बता देगा भैया आप इसको नहीं डाल सकते, पहले आप जाओ यहाँ पे 4 की पूरी एंट्री करो। जैसे यहाँ पे आप डाल दो राजेश, जहां पर भी वो रहता होगा उसका एड्रेस डालो, फिर उसके बाद यहाँ एंट्री करोगे तो वो एक्सेप्ट होगी। सेम यही चीज आइटम के साथ हो गई। तो ये क्या करता है, डेटा कंसिस्टेंसी को मैनेज करता है। अब यहां पर अगर आप प्रयास करोगे, मान लो हमने यहां पर ये ऑर्डर को सेल किया, आप इस पूरे रिकॉर्ड को यहां से क्या करो, डिलीट करने की कोशिश करोगे, तो आपको डिलीट करने नहीं देगा। बोलेगा भैया आप जिस रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हो, उसका कस्टमर नंबर और आइटम नंबर दूसरे किसी टेबल में, मतलब कस्टमर और आइटम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप इसको डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते। तो अब क्या हुआ, आप डिलीट भी नहीं कर सकते। अगर आप मॉडिफाई करने की कोशिश करोगे तो मॉडिफाई करने भी नहीं देगा, और अगर मॉडिफाई करने देगा तो एक जगह अगर आप मॉडिफाई करोगे तो उसका रिफ्लेक्शन बाकी सब जगह आता है। तो डेटाबेस कॉन्सेप्ट में फाइल सिस्टम की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, कि इसका जो सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था कि टेबल को सेपरेट कर दिया गया, लेकिन टेबल को सेपरेट करने के साथ साथ उनकी जरूरत के हिसाब से उनको आपस में क्या कर दिया गया, रिलेट कर दिया गया। और यहीं से आया कॉन्सेप्ट किसका, आपके डेटाबेस का। तो आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अब हम डेटाबेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया। तो अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि डेटाबेस का मतलब क्या हुआ। तो आई गेस आपको क्लियर हो गया, डेटाबेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स। यहां पर ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। और साथ ही साथ इसको हम एक चीज और ऐड करते हैं, प्रोग्राम्स। अभी हम सिर्फ डेटा की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप डीबीएमएस में काम करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स की जरूरत होती है, जिसकी हेल्प से आप इनको प्रोग्राम करते हो। इन शॉर्ट डेटाबेस ये होता है। देन मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, तो मैनेजमेंट का मतलब भी आपको समझ में आ गया, मैनेजिंग रिकॉर्ड्स। अब मैनेजिंग रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है, इसमें मेनली 4 काम होते हैं। क्या, इसमें क्रड बोल सकते हैं, इसको क्रड ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, या आप इसको क्रड में मतलब क्या हुआ, क्रिएट करना। हालांकि ये टेबल के डिजाइन से रिलेटेड है। आप क्रिएट किया, आपने आपने इसमें से डेटा को रिट्रीव किया, जरूरत पिया तो आपने इसमें से डेटा को अपडेट किया, या डेटा को आपने क्या किया, डिलीट किया। ऑल राइट। तो समय समय पे टेबल क्रिएट करना, उसमें डाटा इंसर्ट भी आप कर लीजिए, यहाँ पर डेटा इंसर्ट भी आप करेंगे। तो ये सारे ही जो डिफरेंट ऑपरेशंस किए जाते हैं वो मैनेजमेंट में आ गए। और सिस्टम का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। ऑल राइट। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज नथिंग, इट इज एन एप्लीकेशन विच इज यूज फॉर मैनेजिंग डेटाबेस। और डेटाबेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड प्रोग्राम्स। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात आ रही है डेटाबेस मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की, लेकिन उसके पहले
डेटाबेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने से पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, वो ये कि ये जो लिमिटेशन थी ना फाइल सिस्टम की, ये मेरे डेटाबेस की क्या हो गई, एडवांटेजेस हो गया। तो अगर आप बोलोगे डेटाबेस के एडवांटेजेस क्या हैं, आई एम सॉरी फॉर माई राइटिंग, मैं इसको फिर से एक बार साफ साफ लिख देता हूं, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। सो एडवांटेज ऑफ डेटाबेस का क्या मतलब है, जहां पे डेटा जो होते हैं आर लेस कॉम्प्लेक्स, मतलब आपने कॉम्प्लेक्सिटी बोला, उसका अपोजिट कर दोगे, वो एडवांटेज हो गया। डेटा आर कंसिस्टेंस, डेटा क्या होते हैं आपके, कंसिस्टेंट होते हैं। डेटा आर नॉट आइसोलेटेड, डेटा आर, इसको आइसोलेटेड के अलावा आप क्या बोल सकते हो, ये डेटा आर रिलेटेड। फिर इसके बाद में अगला क्या करते हैं, कंट्रोल्ड डेटा शेयरिंग। इसमें क्या होता है, डेटा शेयरिंग क्या होती है, कंट्रोल्ड होती है, मतलब यूजर को अलग परमिशन है, एडमिन को अलग परमिशन है, सीईओ को अलग परमिशन है। डिफरेंट लेवल्स पे आप क्या कर सकते हैं, डेटा को यूज करने का परमिशन अलग अलग लेवल्स पे ऑपरेटर्स को दे सकते हैं। तो कंट्रोल डेटा शेयरिंग हो गई। इसी तरह से आपका जो डेटा हो जाते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट क्यों होते हैं वो आगे चल के आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब आप इसको इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग लिख देता हूं, डेटा इंडिपेंडेंट, ऑलराइट, इंडिपेंडेंसी। तो इसका मतलब क्या है, देखिए जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें प्रोग्रामिंग अलग होती है, डेटाबेस अलग रहता है। तो डेटाबेस क्या हो, एक सेपरेट एंटिटी हो जाती है जहां पर कि वो इंडिपेंडेंट होता है, उसको आप किसी भी एप्लीकेशन के साथ जोड़ के अपना वर्क कर सकते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हो कि दीज आर दी एडवांटेजेस। और दोनों के बीच का अगर आपको डिफरेंस बताना है, किसके बीच का, फाइल सिस्टम के बीच का और डेटाबेस के बीच का, तो आप ये बोल सकते हैं, पहला पॉइंट लोगे कॉम्प्लेक्सिटी, जहां पर आप बोलोगे फाइल सिस्टम में डेटा कॉम्प्लेक्स होता है। एडवांटेज में जो मैंने आपको बताया डेटाबेस के, कि डेटाबेस में कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। फाइल सिस्टम में डेटा रिपीटेड होते हैं या रिपीट होते हैं, जबकि डेटाबेस में डेटा रिपीट नहीं होते हैं। फाइल सिस्टम में कंसिस्टेंसी नहीं रहती डेटा की, इसमें कंसिस्टेंसी रहती है। तो इस तरह से आप इन दोनों के बीच के डिफरेंस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं या समझ सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं किसके, आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो ये कुछ सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें ये है कि जो डेटा आपके डीबीएमएस में होता है वो एक्चुअली कहाँ स्टोर हुआ है, दैट इज एक्चुअली हिडन फ्रॉम द यूजर। आपको उसका एक रेप्लिका दिखता है, एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू आपको एक्चुअली दिखता है। ओरिजिनली उसका लोकेशन वो कैसे मैनेज हो रहा है ये आपसे या यूजर से पूरी तरह से हिडन होता है। इसके अलावा इसमें इट प्रोवाइड सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू मैनेज एंड स्टोर डेटा। मैनेज का मतलब वही इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, सबके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। फिर इसमें क्या होता है कि डेटाबेस को मैनेजमेंट या मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उसमें फ्रंट एंड अलग बनता है। देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसमें दो चीजें हैं, एक आपका फ्रंट होता है, एक क्या होता है आपका बैक होता है। अब बैक एंड में क्या रखते हैं आप, अपने डेटाबेस को रखते हैं, और फ्रंट एंड में आप क्या करते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं। इन प्रोग्राम्स का मतलब इसको हम इंटरफेस भी बोल सकते हैं। तो ये जो इंटरफेस होते हैं ये एक्चुअली डेटाबेस से कनेक्टेड होते हैं। तो यूजर क्या यूज करता है, इंटरफेस, उसके थ्रू वो डेटाबेस को क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, वहां से डेटा रिट्रीव करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये बात हो गई क्या आपके इंटरफेस की। देन इसका साइज आप कुछ भी ले सकते हैं और किसी भी लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आ सकती है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को आप क्या कर सकते हैं, डीबीएमएस में मैनेज कर सकते हैं। तो एक मेजर डिफरेंस यहाँ पर यह भी है कि फाइल सिस्टम में ना जब आप डेटा मैनेज करते हो तो उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं होती जितना डीबीएमएस की होती है। देखिए जब आप बिग डेटा की बात करते हैं तो बिग डेटा आपके डीबीएमएस में मैनेज किया जा सकता है, फाइल सिस्टम में मैनेज नहीं किया जा सकता। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो मेरे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब जब बात आती है यूजेस की, तो आप इसमें कोई भी यूज डाल दो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल आप दोगे वहां पे डेटाबेस यूज हो रहा है। यहाँ पे हमने कुछ शॉर्टलिस्ट किया है, बैंकिंग है, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, पेरोल का मतलब एम्प्लॉय मैनेजमेंट की बात है, ऑनलाइन शॉपिंग कर लीजिए, रिजर्वेशन सिस्टम है, हेल्थ केयर है। आप जितनी भी इंडस्ट्रीज का नाम इसमें डालोगे वो बिल्कुल सही होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए वही सही है। आपके दिमाग में जो भी आ रहा है आप इसमें डाल दीजिए, हर जगह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज हो रहा है। तो ये तो इसके यूजेस हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी, जो इस पूरे डेटाबेस कॉन्सेप्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज योर आरडीबीएमएस। सबसे पहली बात तो ये कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस इज बेसिकली रिलेशनल, देन इट इज कॉल्ड डेटाबेस, देन इट इज मैनेजमेंट, एंड इसके बाद में ये हो जाता है क्या, आपका सिस्टम। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज दिस। अभी तो आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात की, फिर ये रिलेशनल कहां से आ गया। तो देखिए क्या हुआ,
जब फाइल सिस्टम को रिप्लेस किया गया डीबीएमएस से, तो ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट ये डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर आ गया। देखिए डीबीएमएस का मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, किसी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। तो जब ये ट्रांजिशन टाइम था, जब ये डेवलपमेंट चल रहा था, जब ये ट्रांजिशन हो रहा था, उस टाइम पे इस डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, ये जो डेटाबेस कॉन्सेप्ट आप अभी पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, इसके लिए डिफरेंट क्या हुए, उस समय के इंजीनियर्स ने डिफरेंट क्या किए, मॉडल्स लोगों के सामने रखे। अब ये डिफरेंट मॉडल्स क्या थे, जिसमें एक जो अभी हम फॉलो करते हैं, पूरी दुनिया फॉलो करती है, दैट इज योर रिलेशनल मॉडल। इसी तरह से आया था ईआर मॉडल, इसी तरह से था हिरारिकल मॉडल। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकती है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। और इसी तरह से नेटवर्क मॉडल भी था। तो बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स आए, बट बाकी सारे मॉडल्स जो हो गए वो सही नहीं थे, वो फेल हो गए विथ कंपेयर टू वॉट दिस रिलेशनल मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल जो था, इट वॉज द परफेक्ट मॉडल। और रिलेशनल मॉडल की बेसिस पे ही आज जितने भी डेटाबेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं वो काम करते हैं। तो जब हम आरडीबीएमएस की बात करते हैं ना, तो आरडीबीएमएस का मतलब ऐसा नहीं कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से अलग है। यहां पर सिर्फ एक ही चीज आप इंक्लूड कर सकते हो कि इट इज बेस्ड ऑन व्हाट योर रिलेशनल मॉडल। ऑल राइट। अब रिलेशनल मॉडल मैंने बोला, यहां पर इसकी स्पेलिंग में ए और एल भी आएगा। तो रिलेशनल मॉडल में क्या है ऐसा, तो रिलेशनल मॉडल एक्चुअली बहुत सारे इसमें रूल्स डिफाइन करता है। जो मैंने आपसे बात की ना कि दो टेबल आपस में रिलेटेड होंगे, वो एक्चुअली वन ऑफ द रूल है आपके रिलेशनल मॉडल का। वो कुछ रूल्स को पहले मैं आपके स्क्रीन पे शेयर करता हूं, तब आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो यहां पर आप देखो, ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपके साथ शेयर की है रिलेशनल मॉडल की। यहां पर यह बोलता है कि जब आप कोई भी टेबल मैनेज करोगे, तो उसमें जितने भी कॉलम्स होंगे, देखिए एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, कॉलम। ठीक है, तो जितने भी कॉलम होंगे उनका नाम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। मान लीजिए आपने एक टेबल बनाया स्टूडेंट, मैंने बोला रोल नंबर, मैंने बोला नेम, और मैंने बोला क्लास। ठीक है, तो हमने तीन फील्ड्स ली, ये तीन एट्रीब्यूट लिए। तो अब आप ये समझो कि यहाँ पे रोल नंबर अगर एक बार ले लिया ना, तो फिर आप दोबारा तो रोल नंबर उसमें नहीं लोगे। तो ये एक रूल हुआ। इसने बोला कि सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन इज इमटेरियल, मतलब कोई जरूरी नहीं कि आपने रोल नंबर नेम क्लास लिया तो हमेशा यही पैटर्न फॉलो होगा। आप पहले नेम ले सकते हो, फिर रोल नंबर ले सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो सीक्वेंस कैन बी चेंज्ड। फिर ये बोलता है कि ईच टपल इन रिलेशन मस्ट बी यूनिक। ये जो वर्ड है हम इसको अभी समझेंगे। यहां पर इसका मतलब ये है कि हर एक रिकॉर्ड जो होता है आपके टेबल का वो यूनिक होना चाहिए। दैट इज मेजर यू कैन से वन ऑफ द मेजर रूल ऑफ योर आरडीबीएमएस। और आप जानते भी होंगे इसके लिए प्राइमरी की आप यूज करते हैं। अब रोल नंबर जैसे आपने 1 डाला, नाम दिया संजय, ठीक है ना। तो अगर कोई दूसरे नाम का लड़का है, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप उसको दूसरा रोल नंबर दे रहे हो ना, तो ये क्या हो रहा है, आपके रिकॉर्ड को क्या करता है, यूनिक करता है। तो आपने रोल नंबर को क्या कर दिया, नियम लगा दिया कि ये इट शुड बी यूनिक। अब यूनिक करने के लिए हमारे पास एक रिसोर्स होता है, कांस्टेंट होता है पी के, आगे चल के हम बात करते हैं, प्राइमरी की इसको बोलते हैं। देन सीक्वेंस ऑफ टपल इन ए रिलेशन इज इमटेरियल। कोई जरूरी नहीं है कि आपने 1 संजय डाला, 2 संजय डाला तो यही फॉलो होगा। पहले आप 2 संजय कर दो, उसके बाद 1 संजय कर दो, तो ये भी चलेगा। जैसे नेक्स्ट में मैंने एग्जांपल दिया। अब ऐसा जरूरी नहीं है ना कि ये 1 को पहले रखना है फिर 2 को रखना है। आप इसको पहले कर लो, 1 को नीचे कर लो, तो ऑर्डर हो सकता है चेंज, उसमें कोई भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। इसी तरह से ईच डेटा वैल्यू एसोसिएटेड विथ एट्रीब्यूट मस्ट बी एन एटॉमिक। मतलब ये है कि यहां पर आप देखिए दो तीन बातें हैं। आपका ये जो कॉलम है यहां पर, जैसे एक क्वांटिटी है, इसमें ये एक सेल बनी, तो यहां पर ये डेटा क्या है हमारा, एक सिंगल है। आप इसके साथ 10 कॉमा क्वांटिटी यहां पे नहीं कर सकते, तो आपने ये रखा। दूसरा, क्वांटिटी को आपने एक पर्टिकुलर डोमेन बताया कि ये जो है मेरा एक नंबर स्टोर करेगा, तो आपने यहां पर नंबर रखा। अब यहां पर 1 की जगह आप इंग्लिश में 1 तो नहीं लिख सकते, इट शुड नॉट बी हैपेंड। तो ये जितने भी रूल्स थे ना, ये किस में डिफाइन किए गए थे, आपके आरडीबीएमएस में। तो देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब आप काम कर रहे होते हैं ना डेटाबेस में, चाहे माई एसक्यूएल हो या कोई भी हो, वहां पर ये ही सारे रूल्स हम फॉलो करते हैं। तो ये रिलेशनल मॉडल में सारे कॉन्सेप्ट डिफाइन किए गए हैं। और इस रिलेशनल मॉडल के बेसिस पे जितने भी सॉफ्टवेयर आज आप यूज करते हो, उन सभी को हम
RDBMS के नाम से जानते हैं या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो आई गेस आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अभी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो आपका MySQL हो, चाहे वो आपका MS एक्सेस हो, चाहे वो ओरेकल हो, चाहे वो आपका से SQL सर्वर हो जो माइक्रोसॉफ्ट का है, ये सभी जो हैं आपके RDBMS कहलाते हैं। इन जनरल तो हम इनको DBMS ही बोलते हैं, बट दे आर आइडियली व्हाट RDBMS। ऑलराइट, तो ये आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा RDBMS का फंडामेंटल। अब RDBMS में जो एक मेन बात है वो ये कि यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमने यहां पर क्या कर दिया, इस टेबल को इससे रिलेट कर दिया था। तो रिलेशन वाली बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यहां पर बात आती है कि RDBMS में जो टर्म्स होते हैं ना वो अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं पहले मैं समझा दूं आपको। ये आपके स्क्रीन पे आपको एक टेबल दिख रहा होगा। अब नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको पूरे को क्या बोलते हैं, ये पूरा मेरा क्या हो गया, एक टेबल हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, इसको रिकॉर्ड बोलते हैं। ये हमारा क्या है, एक डाटा है। इसके बाद ये जो हेडिंग आपने डाली, या तो आप इसको कॉलम हेडिंग बोलते हो, ठीक है, या फिर आप इसको क्या बोलते हैं, फील्ड नेम बोलते हो, ठीक है। लेकिन जब आप RDBMS में रहते हैं तो वहां पर ये जो फील्ड नेम्स आपने दी हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। ऑल राइट, ऑल दीज आर व्हाट, एट्रीब्यूट। और ये जो रिकॉर्ड आप यहां पे देख रहे हैं ना, एक सिंगल रो, ठीक है ना, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट, योर टपल, TUPLE। और ये जो कलेक्शन ऑफ टपल होता है ना, मतलब ये जो टेबल होता है, इसे हम जानते हैं किस नाम से, रिलेशन के नाम से। अच्छा, ये मेरा एक कॉलम है। इस कॉलम में हमने जब आइटम नेम को डिफाइन किया तो इसका डेटा टाइप देते हैं। सामान्य लैंग्वेज में इसको डेटा टाइप बोलते हैं। RDBMS की लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते हैं, आपके डोमेन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं। इसके अलावा इसमें एक डिग्री और कार्डिनैलिटी भी है। अब डिग्री का मतलब क्या हुआ, यहां पर ये टोटल नंबर ऑफ, सॉरी, यहां पर ये जो टोटल नंबर ऑफ टपल्स हैं, मतलब टोटल रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज, ये सामान्य भाषा में हो गया। रोज का मतलब मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, आपके टपल की। इसको हमने क्या बोल दिया, कार्डिनैलिटी बोल दिया। ऑल राइट। और जब आप टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करते हो, कॉलम्स का मतलब एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं, तो एट्रीब्यूट, जो टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं, डिग्री के नाम से। तो ये RDBMS की लैंग्वेज में हम बात करते हैं। तो आइडियली अगर आप RDBMS में वर्क कर रहे हो MySQL में, तो हमें टेबल नहीं बोलना चाहिए, हमें रिलेशन बोलना चाहिए। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो RDBMS की टर्मिनोलॉजीज को भी मैं जल्दी से यहाँ पर लिख के एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये मेरा क्या हो गया, इट रिप्रेजेंट ए टेबल। इसको हम लोग बोल सकते हैं सेट ऑफ टपल्स। ऑल राइट, इट इज सेट ऑफ टपल्स। Attribute is what, your field name. All right, tuple is what, a single record. All right, this is what your single record. Domain is, it refers to data type, और इसको हम लोग बोल सकते हैं सेम ग्रुप ऑफ वैल्यूज। ऑल राइट, सेम ग्रुप ऑफ वैल्यूज, या इसको आप एक कॉलम भी बोल सकते हैं। ऑल राइट, डिग्री का मतलब क्या हुआ, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। कार्डिनैलिटी का मतलब हो गया सेट ऑफ रोज, या आप इसको बोल सकते हैं टपल्स। ऑल राइट। और कीज का मतलब क्या है, कीज आर एक्चुअली कॉन्स्टेंट्स। ये कीज जो होती हैं, ये डेटा वैलिडेशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहां पर RDBMS की सारी टर्मिनोलॉजीज के बाद में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एज पर योर सिलेबस इज व्हाट, योर कीज। तो आइए इन कीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, RDBMS में आइडियली देखो, प्रैक्टिकली जब आप काम करोगे ना, तो दो कीज होती हैं, एक प्राइमरी और एक फॉरेन की। थियोरेटिकली जब आप वर्क करते हो ना, तो कैंडिडेट और ऑल्टरनेट की को भी इस्तेमाल किया जाता है। की बेसिकली क्या है, कीज आर, यू कैन से, काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट। आप बोलेंगे कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट का मतलब जो डेटा की वैलिडिटी को क्या करता है, इट इंश्योर्स, यू कैन से, डेटा वैलिडिटी या डेटा वैलिडेशन। ऑल राइट। तो बेसिकली कांस्टेंट जो होते हैं ना, दीज आर काइंड ऑफ चेक्स, दीज आर काइंड ऑफ कमांड्स, जो डेटा आपके डेटाबेस में जो स्टोर हो रहा है उसकी वैलिडिटी को
या वो वैलिड है, एक्यूरेट है, रिलायबल है, यूनिक है, इस चीज को इंश्योर करता है। प्राइमरी की जो होता है ना, ये बेसिकली आपके टेबल में हर एक रिकॉर्ड या हर एक टपल यूनिक है, इस चीज को इंश्योर करता है। साथ ही साथ ये भी इंश्योर करता है कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो नल नहीं किए जा सकते। मैं एक टेबल में इसे समझाने की कोशिश करता हूं। आपकी स्क्रीन में फिर से ये टेबल आ गया। अब यहां पर देखिए, ये जो कस्टमर नंबर है, ऑल दीज आई हैव केप्ट यूनिक। अब ये यूनिक कैसे होगा? तो मुझे अपने आप तो होगा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर को तो आपको सारी चीजें बतानी होगी। तो जब मैंने ये कस्टमर टेबल बनाया, मैंने इसे प्राइमरी की अप्लाई किया। तो जब मैंने इसे प्राइमरी की अप्लाई किया, तो इसका मतलब यहां पर अगर आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड डालने की कोशिश करोगे तो नहीं लेगा। दूसरी बात, अगर आप यहां पर रिकॉर्ड को डुप्लीकेट डालने की कोशिश करोगे, तो ये तो मैं बता चुका हूं। मान लीजिए इसको आप ब्लैंक छोड़ देते हैं। मान लीजिए यहां पर आपने क्या किया, इसे हटा दिया और सिंपल बिना ही कस्टमर नंबर के एक नाम डाला राजा, और इसका एड्रेस आपने डाल दिया दिल्ली। तो ये इस टेबल में अगर आप स्टोर करने की कोशिश करोगे तो ये स्टोर नहीं होने देगा। बोलेगा जब तक आप इसका नंबर नहीं डालोगे आप स्टोर नहीं कर सकते। तो आप इसको नल भी नहीं छोड़ सकते। तीसरी बात, प्राइमरी की आपके एक टेबल में सिर्फ एक ही हो सकती है। यहां तक बात क्लियर हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि मान लीजिए आपके पास ये एक टेबल है, आपने एक टेबल डिजाइन किया, आपने बोला आइटम नंबर है, नेम है, रेट है और क्वांटिटी है। अब आपको यह डिसाइड करना है कि ये चारों फील्ड आपने ली, कि इनमें से कौन सी फील्ड है जिसको हम प्राइमरी की दे सकते हैं। तो पहले आप इसमें क्या करोगे, कैंडिडेट खोजोगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई इलेक्शन होता है, कोई एक पार्टी है, उस पार्टी में भाई एक पोस्ट के लिए कौन कौन लोग खड़े हो सकते हैं, तो उसके लिए कैंडिडेट तय किए जाते हैं। फिर उनमें से कोई एक जो होता है वो फाइनली उस पोस्ट पे आता है। तो बिफोर पोस्ट में आने के पहले जितने भी मेंबर्स थे जो फाइट कर रहे थे, ऑल दीज आर कैंडिडेट। उसी तरह से प्राइमरी की में भी आपने टेबल डिजाइन किया, प्राइमरी की बनाने से पहले कौन कौन से मेंबर्स मेरे प्राइमरी की हो सकते हैं उनका आप शॉर्टलिस्ट करते हो। तो जैसे मैंने बोला आइटम नंबर और आइटम नेम, हालांकि ये यहां पर उतना रिलेवेंट नहीं है। इस एग्जांपल में देखोगे तो जैसे ऑर्डर नंबर है, कस्टमर नंबर है, आइटम नंबर, ये तीनों मेरे प्राइमरी की के उम्मीदवार हो सकते हैं। कौन से टेबल में? ऑर्डर टेबल में। फिर आप ये सोचोगे कि भाई इसमें डुप्लीकेट किसके चांसेस सबसे कम किस में है? तो देखो, एक ही कस्टमर कई बार सामान ले जाएगा तो डुप्लीकेट हो सकता है। आइटम एक ही प्रोडक्ट कई बार सेल होगा तो वो डुप्लीकेट हो सकता है। बचा मेरा ऑर्डर नंबर, तो हमने ऑर्डर नंबर को क्या कर दिया, प्राइमरी की। तो मेरे तीन कैंडिडेट थे, ऑर्डर नंबर, कस्टमर नंबर, आइटम नंबर। लेकिन प्राइमरी की के केस में सिर्फ हमने एक को बनाया, दैट इज माई ऑर्डर नंबर। ऑल राइट। अब प्राइमरी की बनने के बाद में क्या हुआ, ये दोनों की जो बच गई, जो पहले कैंडिडेट थी, अब इनको हम क्या बोल देते हैं कि ये भाई हो गई मेरी ऑल्टरनेट की। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट ओवरऑल इसका, कि भाई प्राइमरी की क्या है, कैंडिडेट की क्या है और अल्टरनेट की क्या है। तो एट्रीब्यूट्स विच आर कैंडिडेट फॉर प्राइमरी की आर कैंडिडेट की। ऑल्टरनेट की मतलब जो कैंडिडेट की प्राइमरी की में कन्वर्ट होने के बाद बचती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट की। अब यहां पर एक बात और, व्हाट इज दिस फॉरेन की। तो वापस से इस स्क्रीन में आ जाते हैं। यहां पर मैं इसे पूरा क्लियर कर देता हूं और इसके बाद में फाइनली एक बार और आपको मैं बता दूं, हमने पहले ही बोला कि डेटाबेस मैनेजमेंट में आपने टेबल सेपरेट किए, तो इन टेबल में कंसिस्टेंसी मैनेज करने के लिए आप इन दो टेबल्स को क्या करोगे, आपस में रिलेट करोगे। जब दो टेबल को आपस में रिलेट किया जाता है तो हम ये इंश्योर करते हैं कि दोनों में एक फील्ड क्या होगी, कॉमन होगी। अब जो फील्ड कॉमन है वो कहीं एक पे हमने क्या किया, उसको प्राइमरी की बनाया। तो आफ्टर द लिंकिंग ऑटोमेटिकली जो फील्ड यहाँ पे प्राइमरी की है वो यहाँ पर क्या कहलाने लगती है, फॉरेन की। जैसे ये आइटम टेबल है और ये मेरा ऑर्डर टेबल है। मैंने देखा यहाँ पर आइटम नंबर दोनों में कॉमन है, हमने यहाँ पर आइटम नंबर को प्राइमरी की दिया क्योंकि हमको ये यूनिक आइटम्स बनाने हैं। अब जब हमने इन दोनों टेबल को आपस में रिलेट किया, ऑटोमेटिकली ये जो आइटम नंबर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉरेन की में। अब फॉरेन की प्रॉपर्टी क्या है, कि डेफिनेशन क्या हुई, द फील्ड विच इज प्राइमरी की इन अनदर रिलेटेड टेबल। द सेकेंड इज फॉरेन की कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, क्योंकि भाई आइटम नंबर ओरिजिनली तो एक बार स्टोर है लेकिन उसका रेफरेंस तो आप कई बार ले सकते हैं, तो ये एक रेफरेंस की का काम भी करती है। तीसरा, अगर कोई आइटम आप ब्लैंक छोड़ दोगे, यहाँ पे नल कर दोगे, तो भी ये एक्सेप्टेबल होता है। सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्राइमरी की, जो मैंने आपको अभी बताया। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर ऑल दीज डिफरेंट कीज।
तो foreign key which is primary key in another related table, it ensures linking between tables and table can have more than one foreign key as well. तो ये थे पूरे डेटाबेस मैनेजमेंट के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जहां पर हमने देखा डीबीएमएस, फाइल सिस्टम, उनके ड्रॉबैक्स, डीबीएमएस के एडवांटेजेस, आरडीबीएमएस क्या है, कैसे वो मार्केट में है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, साथ ही साथ डिफरेंट कीज क्या होती हैं। तो ये पूरा सेशन था एज पर योर सिलेबस। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन अगर आपने देखा होगा तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे मिस नहीं होने वाला है। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा, बिकॉज मेहनत चल रही है, नंबर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मॉरल बढ़ेगा और अच्छा काम करने का मन करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड। बाकी की जानकारी के लिए आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। सभी टाइप के वीडियोस के आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ में। बाय बाय एंड टेक केयर।